हेलो दोस्तों, आज विधायिका का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 3 शुरू होता है कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो संसद कानून बनाने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संसद को कानून बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले संसद के कुछ कानून बनाने की अवस्थाएं क्या हैं। तो संसद क्या करती है? संसद का प्रमुख काम है कानून बनाना। सबसे प्रमुख काम है संसद का कानून बनाना। तो संसद जब कानून बनाने से पहले कानून बनाने की कई अवस्थाएं होंगी। संसद जब कानून बनाएगी तो कानून बनाने के लिए संसद को यानी किसी एक सदन और दूसरे सदन को कानून बनाने के लिए कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पर उससे पहले देखना होगा कि प्रस्तावित कानून को, जो कानून हम पेश करेंगे उसको हम कहते हैं विधेयक। जब प्रस्ताव पेश किया जाता है और जब उस प्रस्ताव पर सहमति मिल जाएगी, जब उस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल जाती है, तो उस प्रस्ताव को कहा जाता है विधेयक। तो हम देखते हैं कि विधेयक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से विधेयक पेश करने के लिए या तो कोई मंत्री पेश करे या कोई निजी सदस्य। अब हम बात करते हैं कि मंत्री पेश करे तो उसको क्या कहा जाता है, और जो कोई निजी सदस्य प्रस्ताव पेश करे तो उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मंत्री या फिर निजी सदस्य ये होते क्या हैं, मंत्री या निजी सदस्य। तो मंत्री का मतलब है जब कोई प्रस्ताव मंत्री पेश करता है तो उस प्रस्ताव को कहा जाता है सरकारी विधेयक। यानी कि मंत्री जिस प्रस्ताव को पेश करेगा उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। और मंत्री के अलावा कोई भी संसद का सदस्य किसी प्रस्ताव को पेश करता है तो उसको कहा जाता है निजी विधेयक। आप इस बात पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि जो सरकार के सदस्य होते हैं, मंत्री के अलावा जो सरकार के सदस्य होंगे, यानी कि बात कर लेते हैं कि मान लो कि सरकार के 550 सदस्यों में से 300 सदस्य हैं, तो सरकार के मंत्री कितने होंगे? मंत्री ज्यादातर 82 या फिर 83 या 83 मंत्री होते हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री भी होता है। तो अगर ये 82 और 83 सदस्य कोई प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। और आप इस बात का ध्यान रखना कि 82 से अलावा अगर कोई सदस्य सरकार के ही सदस्य यानी उस सरकार के यानी उस दल के सदस्य जिसकी सरकार बनाई गई है, अगर उनके सदस्य भी, मंत्री के अलावा उनके सदस्य भी अगर प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसको भी निजी विधेयक ही कहा जाएगा। और जितने बच गए 550 में से 300 तो सरकार के सदस्य हो जाते हैं, और जो 250 जो सदस्य बच गए वे भी कोई प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। उनको भी उतना ही अधिकार है कि जितना मंत्री को होता है प्रस्ताव पेश करने का, क्योंकि वे भी संसद के सदस्य हैं, चुनाव से जनता द्वारा चुनकर संसद में आए हैं, तो वो भी कोई भी विधेयक प्रस्ताव संसद में पेश कर सकते हैं। पर यहाँ पर फर्क इतना होता है कि जब कोई मंत्री प्रस्ताव पेश करता है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है, और मंत्री के अलावा अगर कोई सदस्य प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसको निजी विधेयक कहा जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि भाई सरकारी विधेयक जल्दी पास हो जाते हैं या फिर कोई निजी विधेयक जल्दी पास होते हैं। ज्यादातर जो कोई मंत्री जो प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसके पारित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मंत्री जो है वे सरकार के सदस्य होते हैं, और कोई भी साधारण विधेयक को पारित होने के लिए आधा प्लस एक सदस्यों की यानी बहुमत वाले सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। आधा प्लस एक यानी मान लेते हैं कि लोकसभा में 550 सदस्य हैं, तो उसका आधा प्लस एक हो जाता है 276 सदस्य।
तो अगर किसी विधेयक को 276 वोट भी मिल जाती है तो वो कोई साधारण विधेयक उसमें पारित हो जाता है। तो ज्यादातर जो सरकार के सदस्य होते हैं वे ही उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। तो जो मंत्री होते हैं उसके पारित होने की संभावना, उसके प्रस्ताव के पारित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिर कि जो कोई निजी विधेयक यानी जो गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्य ज्यादातर विपक्ष के सदस्य होते हैं, अगर कोई वो प्रस्ताव पेश करते हैं, क्या उनके प्रस्ताव को पारित होने की संभावना रहती है या नहीं होती? तो ज्यादातर गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव को पारित होने की संभावना कम ही होती हैं। ऐसे उदाहरण बहुत कम ही हैं जिसमें गैर सरकारी सदस्यों ने कोई प्रस्ताव पेश किया हो, उनके प्रस्ताव पारित हो गए हों। तो गैर सरकारी सदस्य यानी जो सरकार के अलावा, मान लेते हैं कि सरकार के 300 सदस्य हैं और जो बच गए उनको कहा जाएगा गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य भी दोस्तों संसद के यानी उस सदन के ही सदस्य होते हैं। वो भी चुनाव जीतकर ही आए हैं, अपनी सीट से चुनाव जीतकर ही आए हैं, अपनी जनता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो उनको गैर सरकारी सदस्य का मतलब ये नहीं कि वे सरकार के यानी कि वे संसद के सदस्य ही ना हो, संसद के सदस्य हैं पर वे सरकार के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव के पारित होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, गैर सरकारी सदस्यों के पारित होने की संभावना कम रहती है। तो हम बात करते हैं अब कि जो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक होते हैं, कोई भी पेश कर सकता है, मंत्री पेश करें या फिर कोई गैर सरकारी पेश करे, पर जो भी कोई प्रस्ताव पेश होता है उसके पेश होने से पहले उसकी आवश्यकता पर बहुत चर्चा होती है। यानी कि मान लेते हैं कि मंत्री ने कोई प्रस्ताव पेश किया, मान लेते हैं कि जल मंत्री ने कोई प्रस्ताव पेश किया, मान लेते हैं जल मंत्री ने कोई प्रस्ताव पेश किया, तो उस जल मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस पर विधेयक पर यानी उस प्रस्ताव पर पेश होने से पहले मंत्रिपरिषद में काफी चर्चा होगी, उसके उपयोग पर चर्चा होगी, उसकी आवश्यकता पर चर्चा होगी, उसके एडवांटेज पर चर्चा होगी, उसके डिसएडवांटेज पर चर्चा होगी। अगर उसकी संभावना है कि ये देश हित के लिए बहुत आवश्यक कानून है तो उसके विधेयक बनने की संभावना ज्यादा होती है। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की जब मंजूरी मिल जाती है दोस्तों तो उसको विधेयक कहा जाता है। तो जब कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में चर्चा में आ जाता है, मंत्रिपरिषद की चर्चा में, तो उसकी सारी आवश्यकताओं पर चर्चा होगी, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज पर चर्चा होगी। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद उसको विधेयक का रूप दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी सदन में कानून बनाने के चरण क्या हैं, तो उन चरणों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब है कि संसद को जब संसद कानून बनाती है तो वो कितने उस सदन को कानून बनाने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। तो कानून बनाने का प्रथम चरण है कि जब कोई प्रस्ताव पेश होता है और उस प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल जाती है तो उस प्रस्ताव को वो प्रस्ताव विधेयक का रूप ले लेता है। यानी कि वो विधेयक अब चर्चा में आएगा और जब विधेयक चर्चा में आ जाता है तो उसको कहा जाता है द्वितीय चरण। तो कानून बनाने का जो द्वितीय चरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कानून बनाने का द्वितीय चरण सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस द्वितीय चरण में उस विधेयक पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, उस पर बहस होगी कि भाई ये विधेयक क्यों लाया गया है। मान लेते हैं कि हम कोई विधेयक ला रहे हैं, लोकसभा में एक विधेयक आया है, ये जो आज चर्चा में भी है कि जो लड़कियों की जो आयु है 18 से 21 वर्ष करनी है, इस विधेयक को लोकसभा में पेश करना है। तो जब इस विधेयक को
प्रथम चरण में लोकसभा में पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को उस सदन की मंजूरी मिल जाती है। तो जब मंजूरी मिलने के बाद वो प्रस्ताव विधेयक का रूप ले लेता है तो द्वितीय चरण में आएगा कि द्वितीय चरण में वो विधेयक जब चर्चा में आएगा तो उस विधेयक की सारी चर्चाएं होंगी द्वितीय चरण में। यानी कि भाई उस प्रस्ताव की आवश्यकता क्या है, उस प्रस्ताव पर बहस होगी कि भाई जब लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष करनी है तो ये जब आवश्यक, उस विधेयक पर चर्चा होगी कि जब यह विधेयक इतना ही आवश्यक है तो इस विधेयक को पहले क्यों नहीं लाया गया। तो क्योंकि ऐसे विधेयकों पर विरोध कम ही होते हैं, कोई भी विपक्षी सरकार ऐसे विधेयकों पर कम ही विरोध करेगी, उसकी आवश्यकताओं पर ज्यादा बहस करेगी कि भाई लड़कियों की जो शादी की उम्र है, लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 वर्ष करनी है। कि भाई जब ये विधेयक इतना महत्वपूर्ण था तो सरकार आज तक चुप क्यों थी, इसको पहले क्यों नहीं लाया गया, तो इस पर बहस होगी। उसके बाद इसका विरोध होगा कि भाई जब सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 21 वर्ष कर रही है तो फिर सरकार लड़कियों के लिए कुछ शिक्षा का इंतजाम ज्यादा करे। इस चीजों पर बहस होगी कि भाई सरकार फिर लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़की शिक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। इस सभी चीजों पर बहस होगी, थोड़ा बहुत विरोध भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें द्वितीय चरण में ही आएंगी। तो फिर जब विपक्षी पार्टियां ये कह भी सकती हैं कि भाई हम इसका समर्थन तभी देंगे जब संसदीय समितियों को इसको भेजा जाए, तो सरकार इसकी सिफारिश भी कर सकती है कि भाई द्वितीय चरण में इस विधेयक को, लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 वर्ष करना है तो इस विधेयक को संसदीय समितियों के पास भेजा जाए। फिलहाल ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित है और संसदीय समिति बनाई गई है क्योंकि ऐसी समितियों में जो महिलाओं को लेकर है तो उस समिति में महिलाओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समिति में जो सदस्य होंगे उसमें महिला भी होनी चाहिए। तो फिलहाल ये मांग उठी थी कि भाई जो समिति बनाई जाएगी उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, तो फिर इस समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होने की मांग उठी। तो ये सारी चीजें द्वितीय चरण में ही होती हैं। फिलहाल ये प्रस्ताव, ये विधेयक लोकसभा में अभी पारित नहीं हो पाया है, समितियों के पास है। तो जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो पारित होने की संभावना क्या है कि जब संसदीय समितियां अपनी सिफारिशें लोकसभा को दे देंगी, लोकसभा उन सिफारिशों को जब मानेगी, कुछ सिफारिशों को हटाए भी, कुछ को माने भी। ज्यादातर संसदीय समितियों की सिफारिशों को सदन मान ही लेता है। तो जब ये द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाएगा तो तृतीय चरण आएगा। तृतीय चरण में सिर्फ वोटिंग होती है उस विधेयक की, यस और नो में, हाँ या ना में उस विधेयक पर वोटिंग होती है। अगर यस में वोटिंग ज्यादा है, अगर यस में वोटिंग ज्यादा है तो विधेयक को उस सदन से पारित हो जाता है। अगर नो में वोटिंग ज्यादा है तो उस विधेयक को सदन से स्वीकृति नहीं मिलती है। तो संभावना ये है क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत ज्यादा है तो इस विधेयक को लोकसभा से पारित होने से शायद ही कोई रोक सकता है। तो लोकसभा से तो पारित हो जाएगा क्योंकि तृतीय चरण में वोटिंग होती है, तो वोटिंग से लोकसभा में ये पास हो जाएगा। संभावना तो यही कहती है दोस्तों। पर जब ये तृतीय चरण में वोटिंग से पारित हो जाएगा तो फिर ये जाएगा द्वितीय सदन में। द्वितीय सदन क्या होगा? राज्यसभा। और जो प्रक्रिया लोकसभा में हुई थी, जो प्रक्रिया लोकसभा में हुई है, सेम प्रक्रिया राज्यसभा में भी होगी। प्रथम चरण आएगा, द्वितीय चरण आएगा, तृतीय चरण आएगा। जब राज्यसभा से उस विधेयक की स्वीकृति मिल जाएगी तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास कौन लेके जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई
राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को कौन लेके जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उस विधेयक को पेश किसने किया था। तो पेश कौन करेगा, विधि मंत्री करेगा। विधि मंत्री यानी जिस लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने की जो जिम्मेवारी है वो विधि मंत्री की है। तो विधि मंत्री प्रस्ताव को पेश करेगा, फिर ये सारी प्रक्रिया लोकसभा में चलेगी, फिर वही मंत्री राज्यसभा में इसको लेके जाएगा, राज्यसभा में भी ये सारी प्रक्रिया चलेगी। राज्यसभा से स्वीकृति मिलने के पास वो विधेयक फिर उस विधि मंत्री के पास आएगा, जिसको फिर राष्ट्रपति के पास लेके जाया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष हो जाएगी और ये कानून बन जाएगा। तो हमने देखा कि संसद कानून कैसे बनाती है। संसद को कानून बनाने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है और 3 चरण ये अलग अलग सदन में होंगे। पहले एक सदन में 3 चरण होंगे, फिर दूसरे सदन में 3 चरण होंगे, उसके बाद उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो हमने देखा कि संसद कानून कैसे बनाती है। ठीक है।